इवन इनके बारे में अलेजेडली ये भी कहा जाता है कि इस इंसान ने इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने की कसम खा रखी है। इतने पावरफुल इंसान को लेकर इतनी बड़ी बात ओपनली कह देना मतलब एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो इस पर इलॉन मस्क का कुछ ये आंसर था। स्पेसएक्स के अलावा आप टेस्ला को भी देखोगे तो वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फैल्कन 9 के वक्त इलॉन ने जो रिस्क लिया था वो तो बिल्कुल ही अनकैलकुलेटेड था, लेकिन अगर लॉन्च फेल हुआ होता तो इसमें कितना बड़ा रिस्क था। और अगर मैं इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं तो मस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। अभी कुछ दिनों पहले यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बन गए और इसके लिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इन कैंपेन्स में $250 मिलियन खुद की जेब से लगा दिए और इसी की वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लिए लार्जेस्ट डोनर बन चुके थे। इवन इस इलेक्शन के टाइम पर फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट नाम का एक पिटीशन था जिसको साइन करने के लिए मस्क ने डेली $1 मिलियन का गिव अवे भी रखा था, जिसके चलते उन पर लीगल चार्जेस भी लगे थे कि वो पैसे देकर वोटर्स को खरीद रहे हैं। इवन ट्रंप के सपोर्ट में इलॉन मस्क ने टेलर स्विफ्ट, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस है, उसको भी नहीं छोड़ा। ट्विटर पर उन्होंने उससे भी पंगा ले लिया था। इलॉन कई रैलीज में ट्रंप के साथ जा जाकर उनको ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। So who do you want representing America? Yeah. Absolutely. लेकिन अब इसमें रिस्क वाली क्या बात है? देखो, एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते और कमला हैरिस जीत जाती, तो आपको लगता है कि वो पावर में आने के बाद इलॉन मस्क को ऐसे ही छोड़ देती? देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि इस एक रिस्क की वजह से इलॉन मस्क के बिजनेसेस भयंकर तरीके से गिर जाते। यूएस गवर्नमेंट उनके कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देती। If he loses, man, what? You're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm लेकिन इलॉन मस्क ने ये रिस्क सोच समझ के लिया था या ऐसे ही ट्रंप के सपोर्ट में खड़े हो गए थे? इस पर मैंने पार्ट 2 में इन डेप्थ बात की है, लेकिन अभी के लिए इस मुद्दे पर स्टिक रहते हैं। इलॉन का एक कांड तो इससे भी बड़ा था जब उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल इंसान से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। देखो, ये जॉर्ज सोरोस है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि ये इंसान इतना पावरफुल है कि इसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम का टाइटल मिला हुआ है। तो इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ से 2018 में $18 बिलियन यानी अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस डाल दिए थे। और इनकी ये फाउंडेशन 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया। और इवन इनके बारे में अलेजेडली ये भी कहा जाता है कि इस इंसान ने इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने की कसम खा रखी है और इसके लिए वो अलेजेडली इंडिया के कई पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स भी देते हैं। अगर आप इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो यू विल सी कि ये अपेरेंटली ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार इलॉन मस्क ने ओपनली कह दिया था कि जॉर्ज सोरोस ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अब एक इतने पावरफुल इंसान को लेकर इतनी बड़ी बात ओपनली कह देना मतलब एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट इलॉन मस्क जैसे इंसान के बिजनेसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। इवन एक इंटरव्यू में इलॉन से इंटरव्यूअर ने पूछा भी था कि हो सकता है कि जो लोग आपकी टेस्ला कार्स खरीदते हैं वो आपके इस स्टेटमेंट से अग्री ना करें। हो सकता है कि जो एडवर्टाइजर्स आपके ट्विटर ऐप पर एड्स लगाते हैं वो आपके इस स्टेटमेंट से अग्री ना करें। तो फिर आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जो आपको लॉस में डाल सकता है? तो इस पर इलॉन मस्क का कुछ ये आंसर था। Yeah, I think that's true. That's my opinion. Okay, but why share it? Why share it? Especially because, I mean, जब फरवरी 2002 में इलॉन रशिया में रॉकेट खरीदने गए थे तब उनके साथ जिम कैंट्रेल नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर साथ में थे। लेकिन जब वहां पर डील नहीं हुई और इलॉन वापस अमेरिका आ गए तो उन्होंने सोच लिया था कि अब वो खुद की ही एरोस्पेस कंपनी शुरू करेंगे। तो तभी इलॉन ने जिम कैंट्रेल से कहा कि देखो, मैं एक एरोस्पेस कंपनी शुरू करने वाला हूं, तो क्या तुम उस कंपनी में मेरे साथ काम करोगे? अब क्योंकि एक बहुत रिस्की काम था इसलिए एज एन एम्प्लॉय जिम ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर इलॉन से कई सारी गारंटीज मांगी, लेकिन इलॉन ने उसको मना कर दिया और खुद को ही स्पेसएक्स का चीफ इंजीनियर बना दिया। ऑल्सो जब वो स्पेसएक्स शुरू कर रहे थे तब उनके एक दोस्त एडियो रेसे ने कहा था कि ये एक बहुत रिस्की काम है। तो उस पर इलॉन ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मैं अपना सारा पैसा लूज कर दूंगा। लेकिन आज अगर रिस्क समझकर मैंने ये नहीं किया तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी और हम हमेशा के लिए धरती पर ही रह जाएंगे। इसके बाद उसी साल यानी अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपैल को एक्वायर कर लिया था। तो इसमें से इलॉन को मिले हुए पैसों में से इलॉन ने $100 मिलियन डायरेक्टली स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर दिए, जहां कनाडा और जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज भी आज तक एक स्पेस रॉकेट नहीं बना पाई थी। लेकिन इलॉन मस्क ने इतना बड़ा रिस्क लेकर $100 मिलियन स्पेस रॉकेट्स बनाने में लगा दिए थे। देखो, रिस्क लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर सक्सेसफुल इंसान रिस्क लेकर ही बड़ा बना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ना एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लेकिन इलॉन मस्क का काम कुछ अलग ही है। ये रिस्क लेने के टाइम पर ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करते, सीधा उसमें घुस जाते हैं। स्पेसएक्स के अलावा आप टेस्ला को भी देखोगे तो वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1 जुलाई 2003 को मार्टिन एबरहार्ड नाम का एक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर और मार्क टार्पेनिंग नाम का एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टेस्ला मोटर्स
मोटर्स नाम की एक ईवी कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब इन फाउंडर्स के पास आइडिया और एक क्लियर विजन तो था, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि ये एक ईवी कंपनी थी और उस टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे और ईवीज का ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था। ऑल्सो टोयोटा और फोक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ईवीज बनाने से डर रही थी, क्योंकि ईवीज कोई खरीदता ही नहीं था। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में किसी ईवी कंपनी को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था। अब फरवरी 2004 में टेस्ला के फाउंडर्स इलॉन मस्क के पास जाते हैं। इलॉन और उनके बीच बैक टू बैक 2 मीटिंग्स होती है और अप्रैल 2004 में इलॉन मस्क टेस्ला में $6.4 मिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो टेस्ला में और भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और टेस्ला के बिगेस्ट स्टेक होल्डर बन जाते हैं। आगे चलकर उन्हीं के लीडरशिप के अंडर टेस्ला और भी जगह से फंड रेज करती है और आगे 2008 में इलॉन मस्क टेस्ला के सीईओ भी बन जाते हैं। अब इलॉन मस्क के गाइडेंस के अंडर टेस्ला की पहली कार रोडस्टर बनकर रेडी हो जाती है और लोग टेस्ला की इस कार के लिए एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन फैल्कन 9 के वक्त इलॉन ने जो रिस्क लिया था वो तो बिल्कुल ही अनकैलकुलेटेड था। 3 जून 2010 को स्पेसएक्स ने जब फैल्कन 9 का फर्स्ट टेस्ट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था, उस दिन वेदर बहुत खराब था। इसीलिए स्पेसएक्स की टीम ने कहा कि आज वेदर कंडीशन ठीक नहीं है तो इसे कल लॉन्च करेंगे। लेकिन दूसरे दिन यानी 4 जून को भी वेदर कंडीशन खराब ही था, तो टीम ने कहा कि इस लॉन्च को हमें दोबारा से पोस्टपोन करना पड़ेगा। बट इस बार इलॉन कहता है कि ये जो वेदर है वो पहले से बहुत अच्छा है, लेट्स लॉन्च। इसके बाद फैल्कन 9 को लॉन्च किया गया और फॉर्चुनेटली लॉन्च सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आप सोचकर देखो कि ये लॉन्च सक्सेसफुल हो गया इसलिए तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्च फेल हुआ होता तो इसमें कितना बड़ा रिस्क था। और ऐसा भी नहीं कि इलॉन के पास फैल्कन 9 को लॉन्च करने के लिए कोई डेडलाइन थी या कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो आराम से 1-2 दिन बाद भी उसे लॉन्च कर सकते थे। लेकिन इस बंदे के अंदर रिस्क लेने वाला जो ट्रेट है वो सच में बहुत क्रेजी है। इलॉन के एक दोस्त है पीटर थिल नाम से, जिन्होंने इलॉन के साथ पेपैल को शुरू किया था। वो कहते हैं कि इलॉन मस्क अपने मजे के लिए रिस्क लेते हैं, उनको रिस्क लेने में मजा आता है और कई बार तो इलॉन इस मजे के एडिक्ट भी हो जाते हैं। This PayPal book that David Sachs and I thought of writing, and the Elon chapter was, I think, entitled something like "The Man Who Knew Nothing About Risk" or something like this. And somehow we're are too risk averse, or there's something about risk he knows that we don't, or something like this. तो इसी स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि ये बंदा रिस्क लेने के मामले में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा क्रेजी है। और अगर मैं इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं तो मस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क।